हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्लास 12 केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में अभी तक जो है हम नोमेनक्लेचर और काफी सारी रिएक्शंस ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो उनके भौतिक गुण होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इसका भी हम आज रिविजन कर लेंगे। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। और इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, जो हमारे हेलो एल्केन्स के लोअर मेंबर्स होते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। जो भी हमारे लोअर मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। जबकि जो हमारे हायर मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि द्रव और ठोस होते हैं, जो भी हमारे हायर मेंबर्स होते हैं। अगला, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात जब हम करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या समझते हैं, यानी कि किस पॉइंट पे वो मेल्ट होते हैं और किस पॉइंट पे वो बॉयल होते हैं। अच्छा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे ये हमें पता चलेगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। देखो, ये हम उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो बॉन्ड है, ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर हमारे पास इस प्रकार है कुछ, ठीक, और इस प्रकार, ठीक, दो चीजें हैं हमारे पास, एक इस प्रकार है और एक इस प्रकार है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ठीक, और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, यहाँ पर होते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल इंटरेक्शन होती है हाइड्रोकार्बन के बीच में। क्या होती है, वंडर वॉल इंटरेक्शन होती है। अब ये वंडर वॉल इंटरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होती। कैसी इंटरेक्शन होती है, वीक इंटरेक्शन होती है। जिस वजह से जो हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब उनके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इस प्रकार वो बॉन्डेड है, ठीक, जब उनके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा हाई नहीं देना पड़ेगा, ठीक। हम कम मेल्टिंग पॉइंट में भी ये क्या हो जाएंगे, आसानी से इनके बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर CH3Cl की बात करें, जिनके बीच में क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनके ये आपस में क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ठीक। जब ये ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो इनको अलग करना, इनकी बॉन्ड के, इनके बीच के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, इनको अलग करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक, जिसके लिए हमें इनका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए आगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंपेरेटिवली हायर देन द हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा वही यहाँ पर लिखा गया है कि हाइड्रोकार्बन से ज्यादा इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। किस वजह से, ये हमने जान लिया, क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, जबकि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इनके बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके बॉन्ड इनके कंपैरिजन में वीक होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े। As the branching increases, the molecule forms sort of a spherical shape, resulting in decrease in area and forming weaker intermolecular force। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर हमें एक ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखो काफी ब्रांचिंग हो गई है। अब ब्रांचिंग से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनका एरिया है वो क्या हो गया है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, डिक्रीज हो चुका है। तो जब एरिया कम हो जाएगा, इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक। जिस वजह से अगर वीक इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगी तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा कम। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर कार्बन है, ब्रोमीन है, सारे ही क्या है हमारे, क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब ये क्या है, स्पेरिकल शेप है। जब स्पेरिकल शेप होने से इसका एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, जिस वजह से इनके बीच का जो फोर्स था, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गई है तो बॉन्ड भी क्या हो गया, वीक हो गया, तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं देना पड़ेगा, है ना। मेल्टिंग जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हमें ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें क्या है, एरिया इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। ठीक, और अगर हम यहाँ की बात करें तो इसका एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है। जितना एरिया ज्यादा उतना ज्यादा इसका क्या है, सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, यानी कि एरिया जितना इंक्रीज होगा, एरिया बढ़ेगा, तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, चलो समझ में आया कि एरिया इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने पढ़ ली कि हाइड्रोकार्बन से इनको हम कंपेयर करेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, वीक फोर्सेस होते हैं, जिस वजह से उनका बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए उनको ब्रेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग इनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, स्ट्रांग है। जब फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, तो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, जिस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। आगे हमने पढ़ा था, जब हम एराइल हैलाइड्स की बात करते हैं, एराइल हैलाइड्स की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पैरा है हमारा, जो पैरा वाला है, यहाँ पर है ना हमारा पैरा कंपाउंड, तो पैरा कंपाउंड जो है उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट कम है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए होता है कि जो हमारा पैरा कंपाउंड होता है उसके क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। अब क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो जब वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं तो उतने स्ट्रांग होते हैं, तो इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब हम ऑर्थो और मेटा की बात यहाँ पर करते हैं तो ये इनका कोई क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में होते हैं, जिस वजह से इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई नहीं होता। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग तीनों के ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलिए, तो वही यहाँ पर लिखा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके जो लैटिस स्ट्रक्चर है उस। चलिए, तो आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, डाइहेलोबेंजीन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सबका क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है। बट डिफरेंस कैन बी सीन इन द मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में देखने को मिल रहा है ना डिफरेंस हमें। तीनों का क्या है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि पैरा आइसोमर हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर ऑफ द सेम कंपाउंड। ये क्या है, सेम ही कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो ऑर्थो और मेटा है उनका उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, वो हम यहाँ पर एक यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम समझ चुके हैं क्यों होता है, इसको एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं। बिकॉज पैरा आइसोमर हैव हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि जो हमारे पैरा आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस होता है, हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस होता है, किसके कंपैरिजन में, ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में, जिस वजह से इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो पैक होते हैं कॉम्पैक्टली इन अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में, वो क्या होते हैं, पैक होते हैं, जिस वजह से उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक,
हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस स्ट्रक्चर। तो जो ये लैटिस स्ट्रक्चर है ब्रेक करने के ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द कंपाउंड, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज करना पड़ता है, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा इनका, नहीं तो ऐसे आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर तो ये पॉइंट था, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी डेंसिटी की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। तो जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं ब्रोमो, आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो पानी से ज्यादा हैवी होते हैं। पानी से ज्यादा हैवी होते हैं। पानी से ज्यादा हैवी होने का मतलब क्या है कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होते पानी के साथ, बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसका रिवीजन भी, एक ओवरव्यू भी हमने ले लिया है। अब आगे पढ़ते हैं हैलो एल्केन्स की रिएक्शंस। वहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होगी। ठीक, चलो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। देखो, एक होती है हमारी SN1 रिएक्शन और एक होती है हमारी SN2 रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो, SN1 रिएक्शन जो है ये क्या है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। क्या है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। जबकि SN2 रिएक्शन क्या है, एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप में हमारी ये रिएक्शन हो जाती है। कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो पहला स्टेप होता है, इसमें जो पहला स्टेप होता है वहां पर न्यू जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो इन्वॉल्व नहीं होता। जो पहला स्टेप होता है वहां पर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है वहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व हम लिख सकते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल नॉट इन्वॉल्व। जबकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, धीमा स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है हमारा, RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग। ठीक, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि यहाँ पर भी पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्लो स्टेप होता है, और वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पर SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देखो, पहले न्यूक्लियोफाइल, पहले क्या होता है, देखो, अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोनियम आयन बनेगा या कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियो बैक साइड अटैक करेगा, फिर जो है हमारा जो हैलोजन होता है वहां से बाहर निकलता है। ठीक, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर हैलोजन बाहर निकलेगा। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन बन जाएगा फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है। जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले ही आ जाता है SN2 रिएक्शन में। दूसरी बात, यहाँ पर जो है SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जबकि जो हमारी SN1 रिएक्शन है वहां पर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन
एक साथ होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होना और नए बॉन्ड का बनना दोनों क्या होता है, एक साथ होता है, इसीलिए वहां पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लेकिन जो हमारा SN1 है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, ठीक। चलो, इतना पॉइंट समझ में आया। SN1 रिएक्शन और SN2 में डिफरेंशिएट के जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अब जो है, अब हम पढ़ते हैं पहले SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों को। पहले हम जनरल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। चलो, अब जनरल रिएक्शन में क्या है, हमारे पास है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक, न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में हमारे पास हमारा क्या है, हेलो एल्कीन है, ठीक, ये हेलोजन है और ये हमारा एल्कीन, हेलो एल्कीन है। अब क्या हो रहा है, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये है क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है बहुत सारी, ये है क्या, हमारा न्यूक्लियस लविंग है। कहाँ पर जाना चाह रहा है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, कहाँ जाना चाह रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाह रहा है, ठीक है। खुद ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से अमीर है ये, है ना, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है, क्योंकि इसके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अभी जाना कहाँ जा रहा है, गरीब के पास। कौन गरीब, जो क्या है, जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसके पास ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, अब क्या होता है, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देखो, कार्बन पे ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कार्बन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा ना, एक्स नेगेटिव बनेगा यहाँ पर नेगेटिव, ये यहाँ से एक्स नेगेटिव यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर सी क्या, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज को देखते ही जो हमारा न्यूक्लियस लविंग है, यानी कि जो न्यूक्लियस लविंग है, जो न्यूक्लियस से प्रेम करता है, न्यूक्लियस लवर हम इसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस लवर जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक ना, समझ में आई। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक जनरल रिएक्शन, ठीक। अब ये जनरल रिएक्शन आप नोट करिए, कहीं पर अगर समझ नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसे अब आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन की तरफ। चलिए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन जो हमारी थी ये आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन क्या है, ये हम पहले भी एक बार जान चुके हैं, डिफरेंस जब हमने पढ़ा इनके हमने। अब SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड आ रहा है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, हम ये हेलो एल्केन जब यहाँ पर आया, ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या था हमारा डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर ये क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि हेलोजन क्या है, इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं शिफ्ट। ये हम पढ़ते थे जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायपोल मूवमेंट, ये जब हमने पढ़ा, पोलैरिटी जब हमने पढ़ी, तो वहां पर हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया था, बिल्कुल हमने ये पॉइंट को वहां पर डिस्कस किया था, ठीक। तो यहाँ पर एक डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक। चलो, इतना समझ में आया। अब क्या होता है, ये हेलोजन यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर जाकर के एक्स नेगेटिव बन जाता है, ठीक, यहाँ तक सही है। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो ये क्या बन गया, हमारा कार्बोनियम आयन, या इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन भी कहते हैं। अच्छा, कार्बोकैटायन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, ठीक। तो अगर हमें रिएक्शन करनी है तो हमें क्या होना चाहिए कि हमारा कार्बोकैटायन क्या हो, या तो टर्शरी हो या तो सेकेंडरी हो, यानी कि 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो। प्राइमरी है अगर, तो हम ज्यादा अवॉइड ही करें प्राइमरी डिग्री का जो हमारा कार्बोकैटायन है, ठीक है। अगर हमारा कहीं पर
कार्बोकैटायन बन रहा है और वो कार्बोकैटायन जो है सेकेंड डिग्री हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, तो वहां पर क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ठीक, क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो अगर कहीं पर हमारा जो कार्बोकैटायन है, अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि हम उसको रीअरेंज करके सेकेंड डिग्री बना दें या थर्ड डिग्री बना दें और बेटर उसको कार्बोकैटायन बना दें, तो वहां पर जो है हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर तो अभी है नहीं रीअरेंजमेंट के लिए, आगे अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर रीअरेंजमेंट के, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वहां पर रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन हम वहां पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये था पहला स्टेप जहां पर ये कार्बोकैटायन बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ये स्टेप कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर हमें कहा जाए कि इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो उस रेट में हमें सिर्फ यही वाला स्टेप है। और आप देख पा रहे होंगे अभी तक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है, इसीलिए जब हमने पीछे हमने पढ़ा तो इसीलिए हमने वहां पर कहा कि SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं। ठीक, तो ये पहला स्टेप, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है। चलिए, तो अब आगे बढ़े सेकेंड स्टेप की तरफ। ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप में, ये आ गया हमारा कार्बोकैटायन, ये रहा इसका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आया हमारा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास है नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करेगा, और ये हमारा बन जाएगा सेकेंड स्टेप, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन, ये जो हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने सीखी। पहले कार्बोकैटायन के बारे में कि जो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर वो टर्शरी है तो वो ज्यादा स्टेबल है, वो सेकेंडरी है तो उससे थोड़ा कम, और प्राइमरी है तो सबसे कम, वो लीस्ट स्टेबल वो होगा। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि पहला स्टेप है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज, जो सेकेंड स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आता है। सेकेंड स्टेप ही हमारा फास्ट स्टेप। यही बात आपको SN1 रिएक्शन के बारे में जाननी। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, और क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। दूसरी चीज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो फर्स्ट स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नॉट इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पर सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या है, इन्वॉल्व है, और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही वो डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड। अब रेट कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि RX यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो हमने यहाँ पर। अगला, ऑर्डर ऑफ, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा कार्बोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक, 3 डिग्री है तो ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री है थोड़ा कम, और प्राइमरी है तो और भी कम स्टेबल होगा। समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कई बार हमें MCQ में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो आपको बताना होता है। तो यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, क्यों टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला उससे थोड़ा कम, और प्राइमरी सबसे कम। ठीक, आगे बढ़े। अगली रिएक्शन है हमारी SN2 रिएक्शन। रिएक्शन के बारे में जब अभी पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा SN2 रिएक्शन के बारे में, कि यहाँ पर जो है पहले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, वही हमारा RDS होता है, और यहाँ पर जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो रहे हैं, यानी कि कार्बन यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। चलिए, एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। कोई हमने यहाँ पर
हेलो एल्केन लिया तरीके से, ठीक तरीके से क्या लिया हमने, हेलो एल्केन लिया। अब ये जो Z है यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ से आता है, बैक साइड। कहाँ से आता है, बैक साइड से। ठीक, बैक साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा तो इसके साथ क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसके साथ ये बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन के साथ बैक साइड से आकर के। ठीक, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर इस प्रकार आएगा और यहाँ पर बॉन्ड बनाना चाहेगा इस कार्बन से। जब ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के, देखो पांच पांच बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो ये जो हमारा हैलोजन है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर जाना चाहेगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर जाना चाहेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक साथ ही ये बॉन्ड जैसे ये आएगा तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करेगा और ये अपना बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ बनाना करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल आया तो इसने कार्बन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करना शुरू करा, बॉन्ड बनाना शुरू करा, और ये जो हैलोजन है इसने अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया। क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू किया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक लिखा है ना यहाँ पर, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जा रहा है। जब ये एक्स अपना बॉन्ड ब्रेक करके चला जाएगा तो हमें कुछ इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब SN1 रिएक्शन की बात अगर हम करें तो SN1 रिएक्शन में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या देखी थी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या देखा था कि 3 डिग्री जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर हमारा 1 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों, क्यों यहाँ पर उल्टा क्यों दिख ऑर्डर, जबकि यहाँ पर भी तो सेम उसी तरीके से ही हो रहा है, थोड़ा बहुत सेम तो नहीं लेकिन डिफरेंट तो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स बाहर जा रहा है, यहाँ पर भी तो वैसे ही कुछ वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये क्यों है कि प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, ये है क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम एक टर्शरी कार्बन लेते हैं इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यहाँ पर हमारा एक्स होगा इसके साथ, ठीक इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा टर्शरी कार्बन का। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आएगा कहाँ पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐसा है लेकिन इसका साइज तो ऐसा है ना, साइज तो बड़े बड़े हैं ना, इस तरीके से है साइज, साइज क्या है इसमें, बड़े साइज है। ठीक, इस तरीके से है ये, यानी कि ये क्या है, बहुत ही बल्की ग्रुप है, क्या है, बहुत ही बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पर वहां पर तो बल्की ग्रुप चाहिए था क्योंकि वहां पर तो क्या था, एक्स पहले हट रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था, फिर न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो जो Z है यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल है उसने बैक साइड से करना है ना अटैक, यहाँ पर तो बैक साइड से करेगा अटैक, लेकिन बैक साइड से करेगा कहाँ पर, जगह तो है नहीं ना उसको आने के लिए। अब वो न्यूक्लियोफाइल है उसका अपना साइज भी तो होगा, तो अपना साइज भी तो होगा, यहाँ से आने में उसको क्या होगा, बहुत ही परेशानी होगी, जिस वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि जो प्राइमरी है वो ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी जो लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। कम स्टेबल कौन सा है, जो टर्शरी है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा बल्की है। बल्की तो है, बल्की होने के कारण क्या है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिससे कि वो यहाँ पर नहीं जा पाएगा। ठीक, चलिए, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है, SN1 में जो है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इससे डिफरेंट क्यों था, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो, ये अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बढ़ते हैं। चलिए, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्म एक साथ हो रहा है, और ऐसा हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही तो होगा, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर
टर्शरी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टर्शरी वाला जो है ज्यादा बल्की हो जाता है, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, ये आपको समझना है। बाकी SN1 में आपको याद रखना है कि पहले कार्बोकैटायन, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है। यानी कि दो चीजें हो रही, यहाँ पर जो है पहले से जगह नहीं बनी हुई न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल आएगा फिर अपनी जगह खुद बनाएगा और हेलोजन को यहाँ से हटाएगा। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था? देखो SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले से आरामदायक जगह बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल को आना था और यहाँ पर अटैक करना था, बस। तो दोनों में डिफरेंस यही है। आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। वैसे तो हम क्या है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन। देखो जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर जो रेट था डिपेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर जो है रेट किस पे डिपेंड करेगा? एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस प्रकार से जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड की जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा क्या अनस्टेबल होगी। क्यों होगी बहुत ज्यादा अनस्टेबल या लेस स्टेबल होगी? क्यों होगी? क्योंकि वहां पर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि वहां पर क्राउडिंग ज्यादा है ना, यानी कि बल की ग्रुप ज्यादा है, भीड़ भाड़ वहां पर ज्यादा है। क्राउडिंग यानी कि भीड़ भाड़ होता है, तो भीड़ भाड़ वहां पर ज्यादा है, क्राउडिंग वहां पर ज्यादा है, इसीलिए वो क्या है? लेस स्टेबल है, कम स्टेबल। अब प्राइमरी वाला क्या होगा? इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी हेलो एल्केन्स की, तो इस प्रकार ये हमारा हेलो एल्केन है। ये क्या है हमारा हेलो एल्केन? और क्या बन रहा है इससे? अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल। अच्छा, अगर पूछा जाए कि अल्कोहल हेलो एल्केन से इजीली हम अल्कोहल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, RX की रिएक्शन OH के साथ जब हम कराते हैं तो ROH और X नेगेटिव हमारा अलग हो जाता है। वैसे तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, का एक रिवीजन भी हो चुका है, ये आप देख लीजिए। ब्रोमोइथीन यहाँ पर है हमारे पास, या इथाइल ब्रोमाइड हम जिसे कहते हैं, ब्रोमोइथीन। यहाँ पर KOH के साथ यहाँ पर क्या होगा? OH यहाँ पर आ जाएगा और Br यहाँ से बाहर चला जाएगा। Br यहाँ से बाहर गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये आया हमारा C2H5OH और साथ में KBr। ठीक प्रकार होगा, क्या आप नोट कर लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है हेलो एल्केन्स की। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।